Hello everyone, so let's talk about chromatography in this particular video. Chromatography का मतलब क्या है? Chromatography दो वर्ड से मिलके बना हुआ है जिसका हम डिवीजन करें तो एक होता है क्रोमा, एक होता है ग्राफीन. बेटा क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट. तो क्रोमाटोग्राफी इज बेसिकली राइटिंग विथ कलर. ठीक है. अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की इंक है और मैं आपको बोलूँ कि बेटा मुझे इसके अंदर के कलर्स बताओ कि कौन कौन से कंपोनेंट में ये सेपरेट आउट होगा, तो क्या आप उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन करेंगे? नहीं. क्या आप डिस्टिलेशन करेंगे? नहीं. आप कौन सी टेक्निक पे आएंगे? आप क्रोमाटोग्राफी पे आएंगे. ठीक है. सो लेट्स डाइव इन अबाउट क्रोमाटोग्राफी. क्रोमाटोग्राफी आपकी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? अगर मैं उनका नाम अगर आपको बताना चाहूँ तो उनका नाम है MS स्वेट. क्या नाम है? वो आपका स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा. MS स्वेट उनका नाम है. ठीक है. उसके बाद जो मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है वो ये है कि क्रोमाटोग्राफी में बेटा आप स्पेसिफिकली कौन सी क्रोमाटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में? पेपर क्रोमाटोग्राफी. देर आर अदर टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी ऑल्सो, जैसे थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी हो गई, कॉलम क्रोमाटोग्राफी हो गई, वो आपको नहीं पढ़नी है. आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर क्रोमाटोग्राफी के बारे में चीज़ें जाननी. ठीक है. अब आ जाते हैं हम अपने क्रोमाटोग्राफी के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एक डाई के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट करके दो. ठीक है. तो आप पूरा सेटअप करेंगे क्रोमाटोग्राफी का, जो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ. अब आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए. क्रोमाटोग्राफी करते टाइम हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है हमारा मोबाइल फेज़ और दूसरा होता है हमारा स्टेशनरी फेज़. बेटा मोबाइल फेज़, नाम देखो मोबाइल, मूविंग. मोबाइल फेज़ वो है जो आपका मूव कर रहा है क्रोमाटोग्राफी में, और स्टेशनरी फेज़ वो है जो आपका कांस्टेंट एक ही जगह पे है क्रोमाटोग्राफी में. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको एक बात करूं, फिल्टर, हम पेपर क्रोमाटोग्राफी करते हैं तो हम फिल्टर पेपर लेते हैं, और हम सॉल्वेंट में जैसे ब्लैक इंक का करना है तो हम वाटर ले लेते हैं. लेकिन वाटर ही इसका एकमात्र सॉल्वेंट है ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम अदर सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपके अल्कोहल में रेंजेस आ जाती हैं. इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, और अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो हम हेक्सेन भी ले लेते हैं. ठीक है. और THF भी ले लेते हैं. तो ये सारे सॉल्वेंट्स हैं आपके, सिर्फ वाटर नहीं है. बस ये है कि पेपर क्रोमाटोग्राफी में हम जब डाई का सेपरेशन करते हैं, ब्लैक इंक का करते हैं, तो हम वाटर एज अ सॉल्वेंट कंसिडर कर लेते हैं. ठीक हो गया. अब पेपर क्रोमाटोग्राफी में पेपर क्या है आपका? आपका स्टेशनरी फेज है. और आपका मोबाइल फेज क्या होगा बेटा? जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे वो आपका मोबाइल फेज होगा. इस केस में क्या होगा आपका? वाटर आपका मोबाइल फेज होगा. समझ आ गई बात है? डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है. क्रोमाटोग्राफी किस साइंटिस्ट ने दिया वो भी मैंने आपको बता दिया, MS स्वेट. ये आपको जो दिख रहा होगा ये आपको NCERT का पेज दिखाई दे रहा है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि NCERT में इन्होंने एक्टिविटी कराई है. ठीक है. और वही ब्लैक इंक वाला करा है. मैं आपको भी डिटेल में समझाती हूँ क्या करेंगे. अब आइए आप इसे रीड कर लीजिएगा एक बार. आप स्ट्रेट अवे इस जगह पे चलिए. देखिए बेटा, जब हम सेपरेशन कर देते हैं ना तो हमें ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम यहाँ पे दिखाई देता है. जो ये पूरा पिक्चर हमें दिखाई दे रही है इसको हम क्रोमाटोग्राम बोलते हैं. इसमें कॉम्पोनेंट सेपरेट हो गए हैं. मैंने एक स्पॉटिंग करी थी और मुझे ये सारे कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे देखो आप सेपरेट आउट होके दिखाई दे रहे हैं. होता क्या है इसमें? अब करना कैसे है मैम? इसको करना कैसे है और इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल में अगर आपको सीधी लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ तो क्रोमाटोग्राफी का प्रिंसिपल ये है ना बेटा, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, ध्यान से सुनना, आप रिपीट भी कर सकते हो इस वीडियो को, जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा ना वो जल्दी मूव करेगा. ठीक है. एक तो आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ऐसे बात कर सकते हो कि जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो सॉल्वेंट के साथ जल्दी ऊपर जाएगा. ठीक है. और दूसरी बात अगर आपको स्टेशनरी फेज़ के रिस्पेक्ट में बतानी है तो बेटा अगर स्टेशनरी फेज़ के साथ किसी कंपोनेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आप बताइए. अगर आपका किसी के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो क्या आप उसे छोड़ के जाएंगे? नहीं, है ना. तो अगर आपका जो ये आपका यहाँ पे जो देखिए आप जो फिल्टर पेपर है, मान लीजिए फिल्टर पेपर पे उस कंपोनेंट का चिपक के बैठा हुआ है वो, तो क्या वो मूव करेगा ऊपर?
वो मूव नहीं करेगा ना, वो मूव नहीं करेगा। तो दो रिस्पेक्ट में आप इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्युबिलिटी। जैसे सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड हो गया किसकी, अगर सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल है तो ऊपर मूव करेगा, लेकिन अगर फिल्टर पेपर के साथ वो ज़्यादा अच्छे से चिपक के रह रहा है, एब्जॉर्ब होके रह रहा है, तो वो मूव नहीं कर पाएगा, वो धीरे मूव करेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो मूवमेंट है ना इनका, ये कौन तेज़ जा रहा है कौन धीरे जा रहा है, इसी के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। देखो ये सारे ना, ये देखो ये धीरे जा रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये जल्दी मूव कर रहा है कंपोनेंट, ये इसकी स्पीड स्लो है तो ये नीचे दिखाई दे रहा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सेटअप करना है, आपने एक चैम्बर लेना है, जैसे आपने ये लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्लास चैम्बर है, इसके अंदर आपने सॉल्वेंट डाल देना है। ठीक है, इसके अंदर आपने सॉल्वेंट भर देना है। उसके बाद आपने ब्लैक इंक का, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने एक स्पॉटिंग लगानी है, एक स्पॉट लगाना है, छोटा सा स्पॉट लगाना है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं लगाना है, क्योंकि फिर क्या होगा, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी, वो वहीं पे फैलने लग जाएगा। अब करना क्या है, फिल्टर पेपर लीजिए, 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करिए जहाँ पे आपको सैम्पल की स्पॉटिंग करानी है। अब आप बोलोगे मैम क्यों 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर, क्यों नीचे क्यों नहीं लगा रहे हैं हम स्पॉट? तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप नीचे ही लगा दोगे ना, थोड़ा सा गैप दिए बिना, तो हो सकता है कि सॉल्वेंट के साथ वो इंटरेक्ट करके वहीं पे डिज़ोल्व हो जाए। समझ रहे हैं? वो ऊपर मूव ही ना करे, वो खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा फिर उसका। तो थोड़ा हम उसे टाइम दे रहे हैं कि वो मूव करके ऊपर आए कैपिलरी एक्शन के थ्रू, और फिर उसके बाद इस सैम्पल की स्पॉट से वो इंटरेक्ट करे और फिर वो मूवमेंट शो करे। ठीक है, आपने स्पॉट लगा दिया 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर। अब उसके बाद ये स्पॉटिंग किससे होती है मैम? कैपिलरी से होती है। कैपिलरी एक बहुत फाइन, जैसे नीडल होता है ना, नीडल की तरह होता है, उससे हम स्पॉटिंग करते हैं तो हमें बहुत फाइन स्पॉट देखने को मिलता है, ऐसे बड़ा बड़ा स्पॉट नहीं देखने को मिलता है। और कुछ लोग तो ऐसे सैम्पल की स्पॉटिंग ही स्पॉटिंग करते रह जाते हैं, फिर वहीं पर ही वो फैल के पूरा उनको प्रोडक्ट वहीं पर ही मिल जाता है, वो मूव ही नहीं किया होता, उनका आंसर गलत हो जाता है फिर। ठीक है, अब आपने सैम्पल की स्पॉटिंग करी, उसके बाद आपने क्या किया, उसको इसके अंदर रख दिया, आपने सॉल्वेंट में डिप करके रख दिया। ठीक है, अब आप इसे छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे आपको अगर ये दिखाई दे रहा हो, आप देखेंगे, देखिए इसमें ये सॉल्वेंट यहाँ तक गया है। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये अपनी अपनी जगह पे देखिए आपको सेपरेट आउट होकर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस पिक्चर को हम इसमें देखते हैं एक बार कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए आपका सॉल्वेंट मान लीजिए यहाँ तक गया, ठीक है, और आपका ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ तक गया है, ये यहीं तक ही मूव कर पाया, और सॉल्वेंट आपका यहाँ तक मूव किया है। अब हमें क्या निकालना होता है बेटा? हमें निकालनी होती है आरएफ वैल्यू। आरएफ का मतलब होता है रिटार्डेशन फैक्टर। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है रिटार्डेशन फैक्टर। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? जब हमें ये पता लगाना होता है कि कॉम्पोनेंट ने कितना ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय आपका सॉल्वेंट कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी? आरएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? A अपॉन B आ जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन ये है, तो मैं इसको खुद ही बता दूंगी, बट फिर भी आप इसे सोचिएगा, आरएफ की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग 1 से ज़्यादा होगी, 1 के बराबर होगी, या 1 से कम होगी? तो इसका आंसर है कि आरएफ की वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट रहेगा कि सॉल्वेंट कहाँ तक गया है, और सॉल्वेंट जो है वो आपका हमेशा कंपोनेंट से ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा हुआ तो आपकी वैल्यू 1 से कम आएगी ही आएगी। समझ गए? तो आरएफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, और आप इस तरीके से आप इसका आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको स्पॉटिंग दे रखी है और आपको बोला है, आप इसको स्केल से मेजर करके आप इसकी आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ गए? क्रोमेटोग्राफी में ये आपको पिक्चर्स दिख गई, और बाकी आपके पास जो ये एक्टिविटी दी हुई है ये भी आपको बिल्कुल वही चीज़ बता रही है जो चीज़ मैंने आपको भी बता दी है। तो आप अगर जैसे लीफ में भी कलर्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको भी सेपरेट आउट करना है तो आप उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सैम्पल प्योर है या इम्प्योर है उसको चेक करने के लिए भी आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। डाइज
को सेपरेट करने के लिए तो है ही है। ये सारी चीज़ों में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है, समझ रहे हैं? तो क्रोमैटोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्निक। ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर की इंक के कलर को सेपरेट करके दिखा दिया तो आप कह रहे हो कि हाँ क्रोमैटोग्राफी का यूज़ है। बहुत सी चीज़ों में इसका यूज़ है, समझ रहे हैं? तो आप एक बार गो थ्रू करिए इस चीज़ को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क मी अबाउट इट, ठीक है? एंड I'll see you in the next video about this separation technique. Till then, you need to revise this thing, okay?